नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम लेकर हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज से दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के 5 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी विश्व के हालात विषय पर अपनी बात सम्मेलन में रखेंगे। साथ ही अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। हरक सिंह रावत को सरकार के साथ साथ बीजेपी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में यूपी विधानसभा सीटों पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद है। सीएम योगी समेत यूपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले संजय निषाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। आज लखनऊ में सीएम योगी की टीम 9 की टीम के साथ बैठक होगी। बैठक में कोरोना को लेकर राज्य में चल रहे कामकाज को लेकर बातचीत होगी। साथ ही कोरोना को लेकर राज्य में तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा को लेकर अपने 150 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जातिगत समीकरणों का बखूबी ध्यान रखा है। इसमें 55 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से हैं, वहीं 36 ब्राह्मणों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। सीएम चुनने के बाद बीजेपी, अकाली दल और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी चुनाव टालने की मांग की है। गुरु रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने की मांग की गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग पत्र को लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई भी एक साथ ही होगी। केंद्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। इससे पहले इस मामले पर सुनवाई टल गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। नोएडा में रविवार को रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बघेल यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करने नोएडा पहुंचे थे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केस आए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 2369 से ज्यादा मामले आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए मामले मिले। वहीं राज्य में 29 मरीजों की कोविड के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,65,346 हो गई है। प्रदेश में ओमाइक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर में कमी दर्ज हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण दर गिरावट के साथ 27.87% रही, जो एक दिन पहले 30.64% थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को दिल्ली में कोरोना के 18,286 मामले सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह कोविड वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही खुद को होम आइसोलेशन करते हुए संक्रमित लोगों को जांच कराने की अपील की है। श्रीनगर के सफा कदल इलाके में आतंकियों ने रविवार को पुलिस की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक जख्मी हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। राजस्थान सरकार ने अलवर रेप केस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आपको बता दें कि मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इस रेप केस के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। इंदौर में महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के पति समेत 5 लोगों पर फार्म हाउस पर 1.5 साल तक रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 34 को गिरफ्तार किया है। पहले प्रशासन ने शराब से हुई मौत से इनकार कर दिया था। जनता और राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन ने माना कि सभी मौत जहरीली शराब से ही हुई है।
बिहार में शराब के धंधेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो थाने के पीछे खुलेआम शराब बेचने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो औरंगाबाद जिले के बारोड़ का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शराब के धंधेबाज खुलेआम शराब बेच रहे हैं। झोले में कच्ची शराब थोक के भाव में रखी हुई है। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यति पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आपको बता दें कि नरसिंहानंद की शनिवार देर रात हरिद्वार से गिरफ्तारी हुई थी। उज्जैन जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदार का मकान गिरा दिया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मांझे से गला कटने के कारण युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। द्वीपीय देश टोंगा के पास समुद्र में ज्वालामुखी फटने की वजह से पेरू में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ज्वालामुखी फटने के बाद पेरू में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में उठी लहरों में 2 महिलाओं के डूब जाने की खबर है। समुद्र का पानी तट पर मौजूद रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। इजरायल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को अपने घरों से बाहर आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इजरायल के मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा है कि 17 जनवरी से 21 जनवरी तक 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजपथ, रफी मार्ग, राजपथ जनपथ पर सार्वजनिक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। बंगाल की झांकी को रिपब्लिक डे के परेड से हटाने के केंद्र के कदम पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस फैसले से स्तब्ध हूं। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि बंगाल की स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दिखाया जाना था। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने आए हैं। इस मौके पर वो बेटी नितारा के साथ भी समय बिता रहे हैं। इस दौरान अक्षय कुमार गाय को चारा खिलाते हुए नजर आए। अक्षय कुमार ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का। मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज का निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और खबरों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। लखनऊ घराने से बिरजू महाराज ताल्लुक रखते थे। कथक नर्तक होने के साथ साथ बिरजू महाराज एक शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छदन महाराज, चाचा शंभू महाराज लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ और इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्म हस्तियों को कोरियोग्राफ किया है। बॉलीवुड के कई मशहूर गानों पर इन्होंने कोरियोग्राफी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 83 साल की उम्र में मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज का निधन हो गया। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ और खबरों के मुताबिक कल उन्होंने आखिरी बार सांस ली। चलिए रुक करते कुछ और अहम और बड़ी खबरों का। देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में जो आंकड़ा सामने आया है वो परेशानी बढ़ाने वाला है। 1 मिनट में समझिए कोविड की पूरी रिपोर्ट। जानलेवा कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू होती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केस सामने आए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 2,369 ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 2,68,833 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,066 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,38,331 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,50,85,721 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं।
और महाराष्ट्र में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से कोविड का क्या अपडेट है, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में 29 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 2,65,346 हो गई है। प्रदेश में ओमाइक्रोन के 8 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में अब ओमाइक्रोन के केस की कुल संख्या 1,738 हो गई है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 7,895 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 11 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 60,371 है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 63 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 1 की मौत हुई है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि अब तक कुल 127 कर्मियों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र में फिर से स्कूलों को खोलने की मांग पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करेंगे। और कोविड को लेकर दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है और खबर यह है कि कोविड के मामले दिल्ली में लगातार कम होते जा रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी स्टोरी समझिए। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण दर गिरावट के साथ 27.87% रही है, जो एक दिन पहले 30.64% थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को दिल्ली में कोरोना के 18,286 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 28 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 20,718 मामले सामने आए थे और इस दौरान 30 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं राजधानी में कोरोना के अब तक कुल मामले 17 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 25,363 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 89,819 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीजों की दर 5.25% है, जबकि रिकवरी रेट 93.26% है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में 68,411 मरीज हैं, तो वहीं देश की राजधानी में फिलहाल कंटेनमेंट जोन की संख्या 32,983 है। और दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद देश के बाकी हिस्सों में कोविड के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17,185 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हो गई। 8,802 मरीज ठीक भी हुए हैं। बात पंजाब की करें तो यहाँ पर कोरोना के 7,396 नए मामले सामने आए हैं और 13 मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 41,250 हैं और पंजाब में पॉजिटिविटी रेट 20.76% है। और आज विश्व के सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपना नया मंत्र देंगे। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को आज पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के हालात विषय पर संबोधन देंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी, जिसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। पीएम मोदी का विशेष संबोधन रात 8:30 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। उनके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। विश्व के हालात कार्यक्रम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। क्या अब उनकी कांग्रेस में वापसी होगी? 1 मिनट में इस पूरी खबर को समझिए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी से बागी रुख अख्तियार करने वाले मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। धामी कैबिनेट से मंत्री हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी से भी हरक रावत को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज है।
कांग्रेस का हाथ थामने पर उमेश काऊ के साथ दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा कि देखते हैं। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद हरक सिंह रावत कोर ग्रुप की मीटिंग में नहीं गए थे। हरक रावत बीजेपी पर 3 टिकट देने का भी दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा अपनी बहू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे। पार्टी हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी और उल्टा मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर पार्टी से भी निकाल दिया। इससे पहले दिसंबर महीने में भी हरक सिंह रावत कैबिनेट से उठकर चले गए थे और इस्तीफे की धमकी दी थी। तब राज्य सरकार ने उनकी मांग मानते हुए कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी। और पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन यहां के राजनीतिक दल चुनाव की डेट को लेकर परेशान हैं। क्या है वजह? 1 मिनट की इस रिपोर्ट में समझिए। चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी, अकाली दल और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी चुनाव टालने की मांग की है। संत रविदास जयंती के चलते पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग अब तेज होती जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग रखी थी। अब पंजाब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें गुरु रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने की मांग की गई। उधर पंजाब के सीएम चन्नी के भाई ने बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मनोहर सिंह ने गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट देने के कांग्रेस के फैसले को निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय करार दिया है। उधर पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि पत्रकारों को डाक मतपत्र सुविधा के माध्यम से वोट डालने की परमिशन होगी। और ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में जो दिक्कतें चल रही उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। 1 मिनट में पूरी खबर समझिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई एक साथ ही होगी। केंद्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी थी। इससे पहले इस मामले पर सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को फिर से सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में आवेदन दिया था। केंद्र ने अपने आवेदन में न्यायालय से पिछले साल 17 दिसंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और फिर से सामान्य वर्ग के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। और हेड स्पीच देने वाले नरसिंहानंद को पुलिस ने जेल भेज दिया है। क्या थी वजह? पूरी खबर समझिए। धर्म संसद में हेड स्पीच देने के मामले में गिरफ्तार यति नरसिम्हानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने यह जानकारी दी है। दरअसल शनिवार देर रात डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई थी। हरिद्वार पुलिस ने बताया था कि यति नरसिम्हानंद को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 2 से 3 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद में यति नरसिम्हानंद ने कई विवादित बयान दिए थे। इनमें मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए बयान भी शामिल हैं। धर्म संसद मामले में पुलिस से मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी को भी गिरफ्तार किया था। नरसिम्हानंद ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे ने एक छात्रा की जान ले ली, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पूरी खबर 1 मिनट में समझिए। उज्जैन में चाइनीज मांझे से छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को चाइना बेचने वाले दुकानदार अब्दुल वहाब के घर का अतिक्रमण तोड़ दिया गया। पतंग बेचने वाले वहाब के बाद उन लोगों के अतिक्रमण और घरों के अवैध हिस्से भी तोड़े जाएंगे, जहां से पुलिस ने बीते दिनों चाइना डोर जब्त की थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि जहां से भी चाइनीज मांझा जब्त हुआ था, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल चाइनीज मांझे से शनिवार को महिदपुर के नारायणा गांव की रहने वाली छात्रा का गला कट गया था।
और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तब उज्जैन पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर तोपखाना के उन व्यापारियों की लिस्ट तैयार की जहां से चाइना डोर जब्त की गई थी। और बिहार में अवैध शराब बिक्री पर लगाम नहीं लग रही है। शराब बंदी के बावजूद चोरी छिपे यहां शराब बेची जा रही है। बिहार के नालंदा जिले में शराब के चलते 11 लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये चीख, ये आंसू बिहार की नियति बन चुके हैं। हर हफ्ते या हर महीने अवैध और जहरीली शराब न जाने कितनों को मौत के मुंह में ले जा रही है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घरों को उजाड़ दिया है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। प्रदेश के मुखिया के गृह जिले में जहरीली शराब ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के लोग मान रहे हैं कि मौत की वजह जहरीली शराब है। पहले तो प्रशासन नहीं मान रहा था कि जहरीली शराब से मौत हुई, लेकिन जब जनता और राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ा तो प्रशासन ने माना कि सभी मौत जहरीली शराब से हुई है। प्रथम दृष्टया, हालांकि अभी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है और इसकी फाइनल पुष्टि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग उसी को मानते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। नालंदा प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। सोहसराय थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। भले ही पुलिस प्रशासन अब कार्रवाई का दिखावा करे, लेकिन ये एक्शन अगर समय रहते लिया जाता तो लोगों की जान बच सकती थी। जहरीली शराब कांड के बाद नीतीश सरकार पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। विपक्ष तो विपक्ष, जेडीयू के सहयोगी भी हमलावर हैं। बीजेपी तो बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी जहरीली शराब के मुद्दे पर जेडीयू को घेर रही है। नीतीश कुमार के विरोधियों ने भी जहरीली शराब के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ये, और गृह जिला होने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना उन्हीं के गृह जिले में आती है जहां पे संभवतः माना जाता है कि भैया शासन प्रशासन तंत्र बहुत मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने गृह जिला को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते होंगे, पर उसके बावजूद अगर वहां से ऐसी खबरें आती हैं तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण का जो धंधा है वो अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर चुका है। 16 साल के बावजूद भी एक शहर, एक जिला को आप मुक्त नहीं कर सके। क्या समाज सुधार की बात करेंगे हम लोग? तीनों बच्ची और उसके पत्नी की नौकरी की मांग करते हैं और एसपीजी ट्रायल 3 महीने के अंदर हो और अपराधी को फांसी की सजा दी। बिहार में पिछले 2 महीने में जहरीली शराब का कहर नालंदा के अलावा समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज में देखने को मिला था। तब करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। बीते साल 2021 में जहरीली शराब के कारण प्रदेश में 66 लोगों की जान गई थी। बिहार में शराबबंदी का कानून 2016 से लागू है। नीतीश कुमार की इच्छा है कि बिहार पूरी तरह से नशा मुक्त हो, लेकिन शराब माफिया बार बार नीतीश कुमार के शराबबंदी के संकल्प पर प्रहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और रुक करते इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल और डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। करण मोरवाल कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे हैं, जिन पर रेप का आरोप है और फिलहाल वो बेल पर जेल से बाहर हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर खुद को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की। साथ ही साथ जिस सरकारी अस्पताल से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, बनाए गए थे, उसके डॉक्टर के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। और इस बड़ी खबर के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।